वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर आज हम देखेंगे लास्ट जो पार्ट है जिसके अंदर हम कुछ केस स्टडी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट जो पढ़े हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के, उसमें हमने देखा था थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट जो है का ऑब्जेक्टिव क्या है, कभी आपका एक्ट आया, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय को, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो ग्रेजुटी के पेमेंट्स के रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसमें प्रोविज़न फॉर फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी क्या है, कब जो एम्प्लॉय की ग्रेजुटी है वो फॉरफिटेड हो जाती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब हम ग्रेजुटी की बात करते हैं, ग्रेजुटी के पेमेंट की बात करते हैं, तो उस समय हमें ये भी देखना होता है कि क्या प्रिस्क्राइब टाइम है ग्रेजुटी का पे करने का एम्प्लॉय को। तो वो भी हमने कंडीशंस देखी थी। यदि कंपनी डिले करती है ग्रेजुटी के पेमेंट्स में तो उसको जो पेनल्टी पे करनी पड़ती है उसको भी हमने समझा था। अब हम इस लेक्चर के अंदर लेक्चर 20 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ग्रेजुटी है कब वो कम्प्लीटली होली और कब वो पार्शली फॉरफिटेड होती है। फॉरफिटेड का मतलब ये हुआ कि वो रिटर्न नहीं की जाएगी इसको एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे हम कुछ केस स्टडी की हेल्प से ये जो प्रोविज़न है इनको हम पढ़ेंगे। जैसे हम देखें, एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ ए गवर्न बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 कमिटेड ए थेफ्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ये एक एम्प्लॉय है जो किसी फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, लेकिन उसने थेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था, तो उस समय चोरी की उसने। एंड कंसिक्वेंटली हिज सर्विस वाज टर्मिनेटेड, और उसके बाद उसकी सर्विस क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, टर्मिनेट कर दी गई। स्टेट इन दिस कनेक्शन वेदर द ग्रेजुटी पेबल टू हिम शैल बी होली और पार्शली फॉरफिटेड। अब आपको बताना है कि जो ग्रेजुटी है ये कम्प्लीटली उसकी फॉरफिटेड होगी या फिर पार्शली फॉरफिटेड होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है उसका सेक्शन 4 सब सेक्शन 6A और B जो है वो बताते हैं कि यदि किसी पर्सन ने किसी कंपनी की प्रॉपर्टी को, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को क्या किया है, विलफुली जानबूझकर उसने क्या किया है, लॉस पहुंचाया है, और उस लॉस से एम्प्लॉयर यदि देखें तो जो लॉस हुआ है, लॉस का अमाउंट और जो ग्रेजुटी का अमाउंट, यदि लॉस का अमाउंट ग्रेजुटी के अमाउंट से ज़्यादा है तो ग्रेजुटी का सारा अमाउंट ही एम्प्लॉयर क्या करेगा, होली अमाउंट फॉरफिटेड कर लेगा। और यदि ग्रेजुटी का अमाउंट जो है कम है, आपका ग्रेजुटी का अमाउंट जो है आपका सपोज मान लीजिए 1 लाख है, लेकिन थेफ्ट जो है आपकी कितने की है, 50,000 की, तो उस समय पार्शली फॉरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी होगा। तो यहाँ पे हम ये देखें तो इस केस का सोल्यूशन यदि हम देखें, रिडक्शन एंड फॉरफिचर ऑफ ग्रेजुटी अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 6A of the payment of gratuity act 1972 in the case of damage or loss or destruction of a property of an employer due to willfully omission, negligence of the employee, the amount of gratuity to the extent of the loss or damage shall be forfeited by the employer। हमने वही बात की है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो लॉस है वो डिसाइड करेगा कि ग्रेजुटी कितनी फॉरफिटेड होगी। द ग्रेजुटी पेबल टू द एम्प्लॉय मे बी होली और पार्शली फॉरफिटेड वेयर द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय आर टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ। जब आप देखें होली और पार्शली आप तभी फॉरफिटेड कर सकते हो जब इस बेसिस पर उसकी सर्विस टर्मिनेट हुई हो। पहला, प्रोटियस एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है उसने, एक्ट ऑफ वायलेंस किया है। दूसरा, कमिटिंग एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मोरल ट्रिपलेट। मोरल ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ जैसे उसने थेफ्ट किया है, थेफ्ट वगैरह जो है। थेफ्ट इज ए ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिपलेट एंड कंसिक्वेंटली इफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय हैड बीन टर्मिनेटेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, द ग्रेजुटी पेबल टू हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी होली फॉरफिटेड इन द व्यू ऑफ द सेक्शन 4(6)A सेकेंड भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड वर्सेस रीजनल लेबर कमिश्नर। तो आप ये देखें यहाँ पे ग्रेजुटी जो है एम्प्लॉय की फॉरफिटेड होगी क्योंकि उसका एक्ट जो है वो आपका थेफ्ट का था। तो ये हमने फर्स्ट केस स्टडी पढ़ी है अपने लेक्चर 20 के अंदर। अब हम सेकंड केस स्टडी देखते हैं, वहाँ पे हम किसी नेक्स्ट प्रोविज़न को समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो कंपटीशन ऑफ ग्रेजुटी ऑफ डिसेबल एम्प्लॉय की बात की जा रही है। तो डिसेबल एम्प्लॉय के बारे में हम देखें तो क्या प्रोविज़न है, पहले हम केस को समझ लेते हैं।
Mr. Green, an employee of Yellow Limited, became disabled due to disease and is unable to do the same work. He was then re-employed on the reduced wages. How the gratuity of Mr. Green shall be computed under the provision of पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट कि मिस्टर ग्रीन जो एम्प्लॉई हैं येलो लिमिटेड के, वो डिसेबल हो गए किसी बीमारी के कारण और वो पहले वाला जॉब है वो सेम वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनको रीएम्प्लॉयड किया गया है रेड्यूस वेजेस पर। अब हमें बताना है कि जो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी होगा ऑफ ए डिसेबल एम्प्लॉई वो कैसे होगा अंडर ग्रेजुटी एक्ट। तो हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 subsection 4 of the payment of gratuity act, when an employee become disabled due to any accident or disease and is not in a position to the same work, re-employed on a reduced wages on the some other job, the gratuity will be calculated in two parts for the period preceding the disablement on the basis of wages lost drawn by employee at the time of disablement। कि पहले देखा जाएगा टू बेसिस के अंदर कि लास्ट जो उसने ग्रेजुटी विड्रॉ की है, जो उसने लास्ट जो सैलरी विड्रॉ की है वो क्या है, ठीक है ना। फिर हम देखें फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डिसेबलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूस वेजेस एज ड्रॉन बाय हिम at the time of termination of service in the case of Bharat Commerce and Industries versus Ram Prasad, it was decided that if for the purpose of computation of quantum of the amount of gratuity of the terms agreement settlement are better than the act, employees entitled for the benefit as per the section 4(3)। कि अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है सेकंड ऑप्शन के अंदर बताया हुआ है कि रेड्यूस वेजेस जो कर रहा है विड्रॉ कर रहा है और जो उसकी लास्ट वेजेस थी जब वो वर्क कर रहा था है ना डिसेबलमेंट से पहले जो वेजेस थी उसका कंपैरिजन किया जाएगा। और यहाँ पे एक लिमिट दी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड सच ए अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमाउंट दिया है उसके बारे में बोला गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड दैट अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज़। कि यदि वो 20 लाख तक है तो उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये अपना कौन सा केस था, डिसेबल एम्प्लॉय के केस में। अब हम देखते हैं केस थर्ड, वो क्या है अंडर केस स्टडी ग्रेजुटी अंडर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। इसमें हम देखें तो मिस्टर कार्तिक जो हैं वही कंपनी अक्षरा लिमिटेड के अंदर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें वर्क कर रहे हैं। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट किसी भी नेचर ऑफ वर्क का हो सकता है, जैसे हम देखें वूलन जो क्लोथ रहते हैं वो सर्दियों में उनकी सेल होती है, ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह उनकी गर्मी में सेल होती है। तो यहाँ पे जो स्टाफ सीज़न के टाइम में ज़्यादा चाहिए होता है तो उसके रिगार्डिंग है। तो मिस्टर कार्तिक इज एम्प्लॉयड इन अक्षरा लिमिटेड इज सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। द फैक्ट्री वॉज इन ए ऑपरेशन फ्रॉम 1 मार्च टू 30 जून। तो 1 मार्च मतलब है मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने कंपनी चली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16। मिस्टर कार्तिक वॉज नॉट इन ए कंटिन्यूस सर्विस कि मिस्टर जो कार्तिक थे उन्होंने कंटिन्यूस 4 महीने सर्विस नहीं की। ही हैड वर्क 95 डे, उन्होंने 95 डे ही वर्क किया है। अब इस सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के केस में आपको पता है सीजनल एस्टेब्लिशमेंट पूरे साल भर तो चलते नहीं, जिस पीरियड के लिए वो चले हैं उसमें भी अब आप देखें 1 मार्च टू 30 जून 120 डेज़ होते हैं। हम देखें काउंट करें तो उन्होंने 120 डेज़ में से 95 डेज़ ही वर्क किया है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 डिसाइड वेदर द कार्तिक एंटाइटल्ड टू ग्रेजुटी। अब हम देखें तो जो इस ग्रेजुटी एक्ट के अंदर सबसेक्शन 3(2)(a) जो है वो बताती है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर कि जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें हमें देखना होगा कि वैसे नॉर्मली पूरा एम्प्लॉय जो है एक साल में हमने पढ़ा था एनुअल विद वेजेस के अंदर 240 डेज़ वर्क करे। यदि 6 मंथ भी यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो यदि हम पर मंथ के हिसाब से देखें 240 डेज़ 6 मंथ में है, 240 डेज़ 12 मंथ में है तो आपका पर मंथ 20 आ गया, तो 6 मंथ के लिए 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 4 मंथ ही चला है एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट क्या चला है आपका 4 मंथ ही चला है। ही शैल बी डीम्ड टू बी कंटिन्यूस सर्विस अंडर द एम्प्लॉयर फॉर सच ए पीरियड ही इज एक्चुअली वर्क फॉर द नॉट लेस देन 75%। अब इन्होंने बता दिया है ऑफ द डे ऑन विच द एस्टेब्लिशमेंट वाज इज ऑपरेट ड्यूरिंग द पीरियड कि वो 75%, जैसे हम देखें तो 1 जून से 1 मार्च से 30 जून 90 दिन होते हैं, 90 दिन
90 दिन ही 120 डे होते हैं। 120 डे के अंदर 75% मतलब 90 दिन उसका वर्किंग होना ज़रूरी है। अब हम देखें कि इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर कार्तिक हैज़ वर्क फॉर द 95 डेज, जबकि 90 दिन वर्क करना चाहिए था, उसने सीनियर असिस्टेंट में 95 डेज वर्क किया है, तो वो एलिजिबल है। एज पर द अब प्रोविज़न मिस्टर कार्तिक वर्क फॉर द मोर देन 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एस्टैब्लिशमेंट वॉज इन ए ऑपरेशन। तो आप देखें उन्होंने 95 डेज वर्क किया है, देयरफॉर मिस्टर कार्तिक शुड एंड शैल बी एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी, तो उनको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।